हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस फ्री ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। तो आज हम लोग फंजाई के बारे में पढ़ेंगे। ये सेमेस्टर फर्स्ट की यूनिट 8 का लास्ट टॉपिक है फंजाई। फंजाई एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है जिसका मतलब होता है मशरूम। मशरूम इसको कॉमनली मशरूम के नाम से जानते हैं, बट फंजाई के अंदर बस मशरूम ही नहीं आते, कई वैरायटीज़ के फंगस आते हैं। तो ज़्यादातर फंगस जो होते हैं वो अच्छे होते हैं, हमारे लिए गुड होते हैं। 100,000 यानी कि 100,000 स्पीशीज़ अभी नोन है फंजाई की, और उसमें से बस 100 या 200 स्पीशीज़ ही ऐसी हैं जो हमारे लिए क्या है, पैथोजेनिक हैं। तो ये जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू फंजाई, इसमें हम पैथोजेनिक फंजाई के बारे में मेनली डिस्कस करने वाले हैं। उसके कुछ जनरल कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे और क्या डिजीजेज ये कॉज करती हैं और इनका क्लासिफिकेशन के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फंगस को। तो फंगस कुछ इस तरीके के फंगस होते हैं, कोई प्लांट में पैथोजन होते हैं, कुछ एनिमल्स में होते हैं, और इंक्लूडिंग ह्यूमंस हम सबको ये क्या करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं, यानी कि पैथोजेनिक होते हैं। सेप्रोफिटिक भी होते हैं, यानी कि डेड और डिकेइंग एनिमल्स को खाते हैं। साथ साथ पैरासिटिक होते हैं, यानी कि दूसरे पे अपनी लाइफ डिपेंड करते हैं, खाने के लिए मौजूद रहते हैं। एरोबिक और एनारोबिक दोनों तरीके से ये रेस्पिरेशन कर सकते हैं। ज़्यादातर जो फंजाई होती हैं वो एरोबिक रेस्पिरेशन करती हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम जानेंगे कि क्या इसका इंट्रोडक्शन है, इसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि फंजाई जो है वो लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है, फंगस से डिराइव किया गया है। कुछ लोग फंजाई या फंजी भी बोलते हैं। तो हमें क्योंकि फंजाई पढ़ाया गया था तो हम भी आपको फंजाई ही पढ़ाएंगे। तो फंजाई फंगस बोलते हैं इसको। ये फंजाई जो होता है इसका प्लूरल होता है फंगस का, और ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है, लैटिन वर्ड से इसका मतलब होता है मशरूम। और ग्रीक वर्ड जो इसका ओरिजिन है, जहाँ ग्रीक वर्ड से भी इसको लिया गया था, तो उसका मतलब होता है स्पॉन्जेस। स्पॉन्गोस जो ग्रीक वर्ड है उसका मतलब होता है स्पॉन्ज। तो स्पॉन्ज लाइक मशरूम जो होती हैं वो भी क्या है, फंजाई है, इसका वर्ड है। और इसकी जो स्टडी होती है, द सब्जेक्ट इन विच द फंजाई स्टडीज इज नोन एज माइकोलॉजी, और जो इसकी स्टडी करते हैं उन्हें माइकोलॉजिस्ट बोलते हैं। ये ज़्यादातर जो फंजाई होते हैं वो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सांस लेते हैं। श्वसन की प्रक्रिया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज करते हैं। रेस्पिरेशन ये अपने सरफेस से करते हैं। अपने जो फिलामेंटस एल्गी हैं, फंजाई जो हैं, वो क्या करती हैं, अपने सरफेस से रेस्पिरेशन करती हैं। साथ ही साथ ये क्या होती है, मशरूम माइकोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ मशरूम फंजाई में भी डिवाइडेड इनटू सेक्सुअल या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल या सेक्सुअल मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन करती हैं, दोनों ही तरीके से रिप्रोड्यूस ये करती हैं। अब ये सेक्सुअल और एसेक्सुअल के बेसिस पे भी क्लासिफाइड हैं। जैसे कुछ मशरूम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती हैं, यानी ज़्यादातर जो है एसेक्सुअल बर्डिंग के रूप से करेंगी, या तो क्या करेंगी, बर्ड्स बना कर रिप्रोड्यूस करती हैं, जैसे कि ईस्ट करती है। ईस्ट क्या करती है, बर्ड बना करके, बर्डिंग करके रिप्रोड्यूस करती है। ऐसे बर्ड्स बनाएगी और रिप्रोड्यूस करेगी। फिर ये बर्ड जो है ईस्ट का, वो ईस्ट क्या है, इट इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ फंजाई, और ये अच्छी फंजाई है। तो ये एक बर्ड जो है वो जाके सॉइल पे जाके गिरती है और वहाँ पे नए जो फंजाई है, नई जो ईस्ट का है, जन्म होता है। कुछ क्या करती हैं, फिलामेंटस फॉर्म से क्या करती हैं, रिप्रोड्यूस करती हैं, मतलब फिलामेंट बनाएंगी। और ये फिलामेंट के ही जो पैटर्न, जैसे ये फिलामेंट उन्होंने बनाया, अब इससे जो फिलामेंट का एक सेक्शन है वो कट के गिर जाएगा, फिर वो नई फंजाई को जन्म देगा। तो इससे भी ये क्या करती हैं, रिप्रोड्यूस करती हैं बर्डिंग से। फिर बाइनरी फ्यूजन करके भी क्या करती हैं, ये रिप्रोड्यूस करती हैं। इस तरीके से एसेक्सुअल मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन करती हैं। और सेक्सुअल मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन ये कैसे करती हैं, तो ये क्या करती हैं, मियोसिस के थ्रू रिप्रोडक्शन करती हैं, अपने गैमेट्स बनाती हैं या एस्कोस्पोर्स बनाती हैं, स्पोर का फॉर्मेशन करती हैं और रिप्रोड्यूस करती हैं। तो स्पोर के बेसिस पे भी ये क्लासिफाइड होती हैं, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ये सब तो आपने बॉटनी में पढ़ा होगा। यहाँ पे हम फंगल इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं, पैथोजेनिसिटी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पैथोजेनिक फंजाई के बारे में डिस्कस करने वाले हैं हम, कि क्या क्या जो कौन कौन सी फंजाई हैं जो कैसी होती हैं, पैथोजेनिक होती हैं। तो इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं कि ये जो टर्म है फंजाई, ये किसने दिया था, तो लीनियस ने दिया था 1773 में। कार्लस लीनियस नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये टर्म कॉइन किया था फर्स्ट टाइम इन 1753 फंजाई। देन जैन एंड जैन, उनके साथ कौन थे, आर एच विटेकर। तो
तो आर.एच. विटकर जो थे, जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है 1959 में, और इन्होंने 1949 में ही ये बता दिया था कि इसको बिल्कुल अलग किंगडम में हम क्लासिफाई करते हैं। तो इसी की वजह से हमारा जो तीसरा किंगडम है क्लासिफिकेशन का वो आ गया था। कौन था वो? तो वो थी फंजाई। पहला था मोनेरा, जिसके अंदर बैक्टीरिया आती हैं, वो प्रोकैरियोटिक होती हैं और साथ ही साथ यूनिसेलुलर होती हैं। देन हमारा आता था प्रोटिस्टा, जिसके अंदर प्रोटोजोआ था, जो हमने स्टडी किया था। वो कैसे थे? तो वो भी यूनिसेलुलर थे बट दे आर यूकैरियोटिक। ये भी क्या है? फंजाई। तो ये बैक्टीरिया के अंदर क्लासिफाइड नहीं हुए क्योंकि ये क्या है? यूकैरियोटिक हैं। सारे के सारे यूकैरियोटिक हैं और कैसे हैं? यूनिसेलुलर भी हैं कुछ कुछ और कुछ कुछ मल्टी सेलुलर भी हैं। अब ये प्लांट की तरह दिखने में तो है बट प्लांट से डिफर करते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या है? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं, मतलब खुद से अपना खाना प्रिपेयर ना करने की जगह अपना खाना दूसरों से लेते हैं। या तो ये सेप्रोफिटिक होंगे, यानी दूसरे के ऊपर डेड और डिकेइंग मैटर से अपना खाना लेंगे। कुछ मर गए हैं, जैसे वुड्स के ऊपर ग्रो कर गए, अब वो ब्रांच जो थी वो टूट के निकल जाएगी तो भी उसमें जब तक न्यूट्रिशन रहेगा उसके ऊपर, वो उसके ऊपर फीड करते रहते हैं। और पैरासिटिक भी होते हैं, यानी किसी जीव के अंदर अपना पूरा जीवन जीते हैं। तो ये 2 मोड है इनका न्यूट्रिशन खाने, यानी खाने का, अपने खाने को प्राप्त करने का। देन बाद में आए थे एक साइंटिस्ट मूरे। तो मूरे ने 1980 में फर्स्ट टाइम ये बताया था कि इन्होंने डायग्नोसिस किया था कि फंजाई जो है एज द नेम फंजाई, तो इन्होंने ऑफ द किंगडम, तो इन्होंने बताया था यूज द टर्म टू डिफाइन द किंगडम। इन्होंने बताया था कि इस टर्म को अलग क्लासिफाई किया जाएगा और इन्होंने बताया कि इसका एक पूरा फंजाई का किंगडम है और इसने डिफाइन कर दिया था मूरे ने कि ये फंजाई में क्लासिफाइड है। तो इतना जो है प्रोसेस हुआ, पूरा इसकी हिस्ट्री ऐसे चली। फिर अलग अलग जो इसके क्लासिफिकेशन आए कि एस्कोस्पोर्स है, बेसिडियोस्पोर्स हैं, तो ये स्पोर्स के भी क्लासिफिकेशन अलग अलग साइंटिस्ट ने दिए। इस तरीके से इसकी हिस्ट्री ख़त्म होती है और हम आगे बढ़ेंगे हिस्ट्री के बाद कि क्या इसके जनरल कैरेक्टर्स हैं। तो कुछ जनरल कैरेक्टर्स अभी मैंने बता भी दिए हैं कि क्या होते हैं। ये यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। ये कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। बस यूकैरियोटिक कहने का मतलब कि इनके अंदर क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस कैसा है? डिफाइंड न्यूक्लियस है, यानी कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। और न्यूक्लियस ये किसी में क्या होते हैं? सिंगल न्यूक्लियस, बट ज़्यादातर जो होती हैं, जैसे कि ईस्ट है तो उसमें एक ही न्यूक्लियस होगा, बट ज़्यादातर जो फिलामेंटस एल्गी होती हैं जिसमें सेप्टम होते हैं, तो वो कैसी होती हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो या तो उनमें सेप्टम होगा तो ये न्यूक्लियस ऐसे प्रेजेंट होगी, और या तो उसमें सेप्टम नहीं होगा। तो सेप्टम नहीं होगा तो वो ये बीच के जो सेप्टम है, वो सेप्टम की वॉल जो है वो एब्सेंट होती है इन सम माइसीलियम। इसको बोलते हैं माइसीलियम। जो फिलामेंटस होती हैं इसमें ये एल्गी जो है बिल्कुल सेप्टा से डिवाइडेड नहीं है। सेप्टा क्या है? ये है सेप्टा। ये जो सेप्टा है वो यहाँ नहीं है, इस तरीके से होती हैं। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड भी होती हैं, और क्योंकि न्यूक्लियस है तो यूकैरियोटिक होगी। तो एक होता है प्रोकैरियोटिक जिसमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड एक रीजन के अंदर नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। एक होती है यूकैरियोटिक। तो फंजाई किस में आती हैं? यूकैरियोटिक में। और बैक्टीरिया कैसी होती हैं? तो वो प्रोकैरियोटिक होती हैं। इसलिए इनको मोनेरा में क्लासीफाई नहीं किया गया क्योंकि इनके पास न्यूक्लियस है, और इनको प्लांट में नहीं क्लासीफाई किया गया क्योंकि ये क्या है? हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। ऑल्दो ये दिखते तो प्लांट जैसे हैं। साथ ही साथ इनकी जो सेल वॉल होती है, इनके सेल वॉल में होता है काइटिन, बट प्लांट के सेल वॉल में होता है सेलुलोज। तो ये डिफरेंस भी आ जाता है प्लांट से। देन इसके बाद हम देखते हैं कि रिजेंबल प्लांट से रिजेंबल करते हैं बट दे आर हेट्रोट्रॉफिक, तो इस वजह से अलग हो जाते हैं। सेल वॉल में काइटिन होता है और प्लांट्स में क्या होता है? तो सेलुलोज होता है। इसके बाद सेल वॉल इज मेड ऑफ, जो सेल वॉल होती है, जो सेल है, अब सेल की जो वॉल होती है, सेल वॉल तो इसमें भी प्रेजेंट है, सेल वॉल प्लांट्स में भी प्रेजेंट है। तो दोनों में सेल वॉल है, और सेल वॉल वहीं प्रेजेंट होता है जहां उसको रिजिड स्ट्रक्चर देना होता है, एक स्टेबिलिटी होती है, देनी होती है कि वो खड़ा रहे, एक जगह पे अपना स्ट्रक्चरल ढांचा बना सके, और जो सेल है वो क्या हो? रिजिड हो, ऐसे ऐसे मुड़े ना। जैसे हमारी सेल्स के हमारे जो सेल्स होते हैं वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल होते हैं, बट वो क्या होता है? उनके प्लांट को ज़्यादा मोड़ देंगे तो वो टूट जाते हैं। तो इसी तरीके से एक सेल वॉल इसके पास भी पाई जाती है। यहाँ पे जो सेल वॉल है उसमें क्या होता है? तो एर्गोस्टेरॉल नामक एक क्या होता है? मॉलिक्यूल पाया जाता है जो इनके सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। देन सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। एक बडिंग से ईस्ट जो होती है वो बडिंग से क्या करती हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं। इसको बोलते हैं कैंडिडा एल्बिकेंस।
तो कैंडिडा एल्बिकेंस जो होती हैं ईस्ट लाइक इन अपीयरेंस होती हैं और इनको ईस्ट लाइक फंजाई के अंदर क्लासिफाई किया जाता है और ये क्या करती हैं, बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करती हैं जैसे कि ईस्ट करता है। और ईस्ट भी जैसे सैक्रोमाइसिस सेरिवेसियाई, जिसको हम क्या कहते हैं कि बेकर्स ईस्ट है, डोसा इडली बनाने में जब खमीर उठाते हैं ना तो इसी ईस्ट का यूज़ करते हैं। और हम इसको, ये गुड होती हैं, ज़्यादातर फंजाई गुड होती हैं तो ये हमारे लिए अच्छी होती हैं। तो जैसे बेकर्स ईस्ट है वो ब्रेड बनाने के, बेवरेजेस यानी कि अल्कोहल बनाने के और साथ ही साथ डोसा और इडली में फर्मेंटेशन कराने के भी काम आती हैं, यानी इनको भी बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। अब ये तो हमने पढ़ लिया इनका जनरल क्लासिफिकेशन, जनरल कैरेक्टर्स क्या हैं। साथ ही साथ कुछ पॉइंट्स और भी होते हैं जो मैंने लिखा नहीं है, आप लिख दीजिए, जैसे कि रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल मीन्स के थ्रू। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे कर रहे हैं, तो स्पोर्स बना के रिप्रोड्यूस करेंगे, फिलामेंट से रिप्रोड्यूस करेंगे, बडिंग करके रिप्रोड्यूस करते हैं, बाइनरी फिजन करके भी रिप्रोड्यूस कर लेते हैं। देन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी करते हैं, यानी सेक्सुअल यानी कि मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व होंगे। तो कुछ फंजाई जो होती हैं वो हर्माफ्रोडाइट होती हैं। हर्माफ्रोडाइट कहने का मतलब है कि एक ही फंजाई में मेल और फीमेल पार्ट दोनों होता है, तो ऐसी फंजाई को हम बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। और इसके अंदर एक ही फंजाई है, उसके अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वो क्या कर रही है, सेक्सुअल मीन्स और रिप्रोडक्शन कर रही है। स्पोर्स बनाएंगे और वो मीट करेंगे स्पोर, और स्पोर क्या करेंगे फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से इस तरीके से इनका क्या होते हैं, बच्चे होते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल आ जाएगा एस्कोस्पोर्स का फॉर्मेशन करके एस्कोमाइसिटीज ऐसा करते हैं। देन हर्माफ्रोडाइट होते हैं, साथ ही साथ अलग अलग भी होते हैं। एक पूरी की पूरी फंजाई है वो कैसी है, मेल की तरह एक्ट कर रही है, एक पूरी की पूरी फंजाई है वो कैसे एक्ट कर रही है, फीमेल की तरह एक्ट कर रही है, फिर इनके बच्चे हो रहे हैं। फिर ये कैसे करते हैं रिप्रोडक्शन, तो 3 फेज से जाते हैं। एक होता है जैसे क्या कहते हैं, मियोसिस करते हैं ना, एट लास्ट ये क्या करते हैं, मियोसिस। तो मियोसिस की प्रोसेस मैंने बताई है कि मियोसिस कैसे होता है। मियोसिस में क्या होता है कि 1 से 4 सेल बन जाती हैं, एक मदर सेल से 4 सेल बनती हैं, और चारों में क्या होता है कि हैप्लॉइड स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये 2n है, तो 2n मतलब डिप्लॉइड, यानी कि डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, यहाँ पे हाफ हो जाएंगे, जितने भी क्रोमोसोम्स उस फंजाई में प्रेजेंट होंगे उसके हाफ हो जाएंगे, तो मियोसिस करती है। इसके पहले ये करती हैं कैरियोगैमी, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर क्या कर रही हैं, डिवीजन कर रही हैं, जिसका ही एक प्रोसेस है क्या, मियोसिस। और इसके पहले ये करती है फेजमोगैमी, यानी कि इनके फेजमिट्स में क्या हो रहा है कि डिवीजन हो रहा है, या प्लाज्मोगैमी, प्लाज्मा में डिवीजन हो रहा है। इस तरीके से ये क्या करती हैं, रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन के बाद ये क्या हम पढ़ते हैं, रेस्पिरेशन। तो ये सांस कैसे लेती हैं, तो एनारोबिक और एरोबिक दोनों रेस्पिरेशन करती हैं। अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सांस ले रही हैं, जैसे कि ज़्यादातर फंजाई करती हैं, तो उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर ऑक्सीजन के एब्सेंस में सांस ले रही हैं, ऐसा रेयर केस में ही होता है जहाँ पे ऑक्सीजन ना पहुँच पाए, तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करती हैं वो फंजाई। देन रेस्पिरेशन के बाद अगर ये फूड ले रही है, यानी कि डाइजेशन कैसा होता है, तो फंजाई में डाइजेशन बिल्कुल अलग तरीके से होता है। इनका डाइजेशन अभी तक हम पढ़ रहे थे, या हमारे अंदर भी कैसे डाइजेशन होता है, इंट्रासेलुलर, मतलब बॉडी के अंदर, सेल के अंदर डाइजेशन होता है। तो हमारे बॉडी के बाहर क्या स्टमक है, स्टमक में डाइजेशन हो रहा है नहीं ना, तो स्टमक कहाँ है, बॉडी के अंदर, और डाइजेशन कहाँ हो रहा है, बॉडी के अंदर। बट फंजाई के केस में क्या होता है, बिल्कुल अजूबा है ना, मतलब सेल के बाहर ही क्या हो रहा है, डाइजेशन। तो सेल के बाहर ही डाइजेशन कैसे करती है, मान लीजिए कि ये एक फंजाई है और फंजाई ने क्या किया कि बाहर इसके कोई फूड पार्टिकल है जो इसको खाना है। अब किसी से न्यूट्रिशन लेना है, जो इसका प्लांट है, एक होस्ट है, मान लीजिए ये प्लांट है, वुड है किसी प्लांट का, उस पर ये उग गई हैं, अब इसको न्यूट्रिशन चाहिए, तो यहाँ से ये क्या करेंगी, एंजाइम को बाहर रिलीज करेंगी। एंजाइम को बाहर रिलीज करेंगी तो ये इसकी एंजाइम जो है बाहर प्रेजेंट हो गई हैं। अब ये एंजाइम क्या करेंगी, इस प्लांट से जो है उसको डाइजेस्ट करेंगी, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगी, और उसको, ये प्लांट है, अब प्लांट को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देंगी, और क्या करेंगी, इसको अंदर की ओर अब पूरा इनगल्फ कर लेंगी, अपना पूरा मैटर जो है अब इसको अपने सेल के अंदर वापस ले लेंगी। तो ये क्या हुआ, डाइजेशन तो हुआ, अब डाइजेशन के बाद अंदर उसको ले रही है, तो डाइजेशन बाहर हो रहा है। यानी डाइजेशन कैसा है, डाइजेशन है एक्स्ट्रा सेलुलर, मतलब सेल के बाहर, जैसा कि बैक्टीरिया में नहीं हो रहा था। बैक्टीरिया में कैसा डाइजेशन था, इंट्रा सेलुलर, मतलब सेल के अंदर डाइजेशन हो रहा था। INTRA सेलुलर, CE
सेल की स्पेलिंग है और सेलुलर। तो इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है या एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है इन द फंजाई, यानी कि ये वाला केस है कि सेल के बाहर, मतलब एक सेल से बाहर एंजाइम आई, एंजाइम ने फूड को तोड़ करके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में डिवाइड किया और फिर क्या किया, सबको प्लांट ने अंदर सक कर लिया, बैक वापस अंदर ले लिया सारी चीज़ों को, न्यूट्रिएंट्स को। तो ये डाइजेशन तो बाहर हो गया बट अब्जॉर्प्शन अंदर हो रहा है, तो डाइजेशन कैसा है, एक्स्ट्रा सेलुलर। तो ये डाइजेशन कुछ इस तरीके से करती है। अब डाइजेशन हो गया तो एक्सक्रीशन भी करना पड़ेगा, तो एक्सक्रीशन भी ये सरफेस से ही करती हैं, सरफेस से वैक्यूल्स के थ्रू ये क्या करती हैं, जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकाल देती हैं। और वेस्ट मटेरियल इनका सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस के फॉर्म में भी ये क्या करती हैं, बाहर वेस्ट निकालती हैं। इस तरीके से इनके सारे प्रोसेसेस अलग अलग तरीके से होते हैं। तो ये इनकी रही जनरल क्लासिफिकेशन, यानी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कि जनरली ये कैसे होते हैं। अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद हम पढ़ेंगे इनका क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन फंजाई का बहुत तरीके से होता है। एक होता है स्पोर्स के बेसिस पे। स्पोर्स के बेसिस पे ये जो होती हैं वो बॉटनी में डिवाइडेड है, वो आप बॉटनी में पढ़ोगे, यहाँ उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। फंजाई जो है यहाँ पे हम पैथोजेनिक फंजाई की ही बात करने वाले हैं। तो पहले कुछ बेसिक टाइप की फंजाई के बारे में जान लेते हैं कि कैसी होती हैं, कैसी दिखती हैं। तो क्लासिफिकेशन 4 टाइप्स में डिवाइडेड है। एक होते हैं मोल्ड्स। तो मोल्ड्स जो होते हैं वो सेप्टेट या एसेप्टेट होते हैं। मोल्ड्स जो होते हैं कुछ इस तरीके से दिखते हैं। फंजाई, पहली फंजाई है मोल्ड्स की टाइप की। तो 2 तरीके के मोल्ड्स होते हैं। एक तो मोल्ड्स ऐसे होते हैं, फिलामेंटस होते हैं ये, और फिलामेंटस क्योंकि ये फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर इसलिए फिलामेंटस होते हैं। एक फंजाई कैसी, ये क्या है, एक मिनट, ये फंजाई है तो इसमें क्या है, न्यूक्लियस है। तो ये क्या हो गया, न्यूक्लियस। तो ये जो है इसमें न्यूक्लियस जो है वो फैला हुआ है पूरे सेल में। इसके फिलामेंट में हर जगह जहाँ पे भी है ये फिलामेंट निकल रहे हैं उसमें न्यूक्लियस है। दिस इज द न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियस कोई सेप्टम से डिवाइडेड नहीं है, इसके बीच में साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, इसमें न्यूक्लियस फैली हुई है। इसके बाद एक और तरीके की होती है हमारी फंजाई, उसको हम बोलते हैं, या वो होती है सेप्टेट फंजाई। सेप्टेट फंजाई में क्या होता है, सेप्टा प्रेजेंट होता है, यानी वॉल्स प्रेजेंट होती हैं। हर न्यूक्लियस में क्या होता है, हर सेप्टा में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो ये एक सेप्टा है और इसके बाद एक सेप्टा बनेगा, फिर हर सेप्टा में एक न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट है। तो ये डिवाइडेड होते हैं, सेप्टम इससे प्रेजेंट होते हैं। इसी को बोलते हैं सेप्टम, SEPTUM, सेप्टम। और यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, हर सेप्टा में एक न्यूक्लियस। यहाँ पे ये जो सेप्टा है वो प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए ये कैसी होती हैं, ये होती है एसेप्टेट। इसे बोलते हैं एसेप्टेट, यानी ए मतलब एब्सेंट। तो क्या एब्सेंट है, सेप्टा एब्सेंट है, तो इसे बोलते हैं एसेप्टेट, एसेप्टेट फंजाई। और ये है सेप्टेट फंजाई, इसमें सेप्टम प्रेजेंट होता है। तो इसके बेसिस पे मोल्ड्स में एक होती है सेप्टेट और एक होती है एसेप्टेड हाइफी। अब ये जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, ये जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर था, इसी को बोलते हैं हाइफी। कई सारे ये जो फंगाई मोल्ड्स हैं वो ऐसे मिल जाते हैं और मिल करके क्या करते हैं, ये एक स्ट्रक्चर, एक नेटवर्क बना लेते हैं। ऐसे फिलामेंट्स का पूरा नेटवर्क बन जाता है और इसी नेटवर्क को हम बोलते हैं हाइफी। तो ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर को ही हम हाइफी के नाम से भी जानते हैं। तो इसके बेसिस पे ये 2 हो गए, एक हो गया हमारा सेप्टेट और एक हो गया एसेप्टेट। फिर मोल्ड्स का एग्जाम्पल क्या हो गया, तो ये हो गया हमारा पेनिसिलियम। तो पेनिसिलियम की कहानी आपने सुनी होगी, नहीं सुनी होगी तो हम सुना देते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये क्या कर रहे थे, एक बैक्टीरिया पे वर्क कर रहे थे। उस समय वो जो बैक्टीरिया थी उसने बहुत दहशत मचा रखी थी। तो उन्होंने एक हॉस्पिटल से वो बैक्टीरिया वो लेकर के आए थे और उसकी स्टडी कर रहे थे। उसका क्या ढूंढ रहे थे, ड्रग ढूंढ रहे थे ताकि उस बीमारी का इलाज हो सके। स्टडी करते करते वो इतने एग्जॉस्ट हो गए कि वो क्या कहे कि वो अपने फैमिली के साथ घूमने निकल गए, ट्रिप पे निकल गए। और जब वो वापस आते हैं और वो उन्होंने गुस्से में वो स्लाइड जिस पे वो स्टडी करते उठा के फेंक दी थी और चले गए थे घूमने। जब वो घूम के आते हैं 1 महीने या कुछ हफ्तों बाद, जब घूम के आते हैं तो देखते क्या है कि वो जो स्लाइड उन्होंने जो अपनी पेट्री डिश में जो स्टडी कर रहे थे, तो उन्होंने देखा क्या कि वहाँ पे जो बैक्टीरिया थी वो क्या हो गई, गायब हो गई थी, डिसअपियर हो गई थी। तो जैसे ये क्या था कि ये एक प्लेट था, ये पेट्री डिश थी, इन्होंने ये क्या कर रखा था, बैक्टीरिया को कल्चर कर रखा था। बैक्टीरिया को कल्चर करने के लिए ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं, थोड़ा सा न्यूट्रिएंट हम डाल देंगे डिश पे और वो क्या हो जाएंगी, अग्रोज जेल डाल देंगे उस पर, ये आराम से ग्रो कर जाती हैं। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। अब हम देख रहे थे कि ये बैक्टीरिया में क्या हो जा रहा था कि कुछ जगह पे ये ऐसे छोड़ के प्लेट भाग गए थे या चले गए थे, वापस आए तो उन्होंने देखा कि कुछ जगह पे ऐसे क्या हो गए हैं, स्ट्रक्चर बन गए हैं जिसके अंदर ये बैक्टीरियाज की क्या हो गई हैं, डेथ हो गई हैं।
मतलब वहाँ पे बैक्टीरिया बिल्कुल ही नहीं प्रेजेंट है, डेथ हो गई है। तो इन्होंने देखा ऐसा क्यों हुआ। जब इन्होंने स्ट्रक्चर इसको पढ़ा तो उन्होंने देखा कि ये एक क्या है, फंगस है, और उस फंगस का नाम क्या था, पेनिसिलिन या पेनिसिलियम। तो ये क्या था, पेनिसिलियम नोटाटम नामक एक फंगस था। पेनिसिलियम इज द जीनस एंड नोटाटम इज द स्पीशीज। तो पेनिसिलियम नोटाटम नामक एक क्या था, एक फंगस था जो क्या कर रहा था, किल कर दे रहा था इस बैक्टीरिया को। तो इन्होंने इस पर स्टडी की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, और इनके साथ 2 साइंटिस्ट और थे जिन्होंने एक्सट्रैक्ट किया इसको, इसके अंदर का फ्लूइड, और फ्लूइड को क्या किया, स्टडी किया। और तो इन्होंने बताया कि इस फंगस के अंदर से एक फ्लूइड निकल रही है, एक तरल पदार्थ निकल रहा है जो इन बैक्टीरिया को मार दे रहा है। तो वो बैक्टीरिया, ये क्या था, ये फंजाई एक तरीके का मोल्ड था। फंगस में भी कौन था, मोल्ड था। कौन था, पेनिसिलियम नोटाटम। तो इससे जो लिक्विड निकल रही थी उसका ही इन्होंने दवाई बना दी, और वो पेनिसिलिन नाम से आज ये दवाई जगह जगह पे बिकती है। तो ये पेनिसिलियम नोटाटम जो है एक क्या है, मोल्ड है जो पेनिसिलिन बनाने के काम आता है। पेनिसिलिन क्या है, एक एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया को किल करती है, दवा है, वो खाते हैं और लोग क्या होता है, बैक्टीरिया से के इन्फेक्शन से मुक्ति पा जाते हैं। देन इस एक और एग्जाम्पल है इसका, एस्परजिलम। तो एस्परजिलम भी बहुत वेल नोन एग्जाम्पल है मोल्ड का, एस्परजिलम। और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका डर्मेटोफाइटोसिस। डर्मेटोफाइटोसिस जो है, या डर्मेटोफाइटोसिस जो है एक तरीके का मोल्ड है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मोल्ड के क्लासिफिकेशन में। मतलब एक एग्जाम्पल इसका है, ये एग्जाम्पल्स आपको याद करने हैं। देन नेक्स्ट आता है ईस्ट। तो ईस्ट को मुझे लगता है कि आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, भली बात ही परिचित हैं। ईस्ट क्या होता है, बेकर्स ईस्ट है, सैक्रोमाइसीस सेरेविसेई इसका कॉमन यानी साइंटिफिक नेम है। कॉमनली इसको बेकर्स ईस्ट के नाम से जानते हैं। ये बेकिंग में यूज होता है, मतलब क्या करते हैं, आटा गूंथने के बाद इसमें क्या डाल देते हैं, ईस्ट डाल देते हैं, और वो फर्मेंट कर जाता है, यानी कुछ समय रखने के बाद वो फूल जाता है। क्यों, फर्मेंटेशन से इसके अंदर क्या बन जाते हैं, एयर बबल्स बन जाते हैं, और वो ब्रेड बनाने के काम आता है। या अल्कोहल यानी बेवरेज बनाने के काम आता है, ड्रिंक्स अल्कोहल्स बनाने के काम आते हैं। और क्या साथ ही साथ डोसा और इडली मम्मी लोग रख देती है ना कि अभी खमीर उठेगा, तो खमीर उठना मतलब क्या, फर्मेंटेशन होगा। उसमें कौन काम करता है, हमारे ईस्ट, यानी यही ईस्ट जो है ये क्या करती हैं, बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करती हैं और नंबर ऑफ कॉपीज अपनी तैयार कर देती हैं, और जो फर्मेंटेशन कराते हैं यानी कि रेस्पिरेशन करके उसमें गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड भर देते हैं, और वो फूल करके क्या होता है, खूब बड़ा जगह स्पेस लेता है। यानी इतना रखेंगे अगर हम बैटर डोसा का तो इतना हो जाएगा। ब्रेड का जो हम डो है ये बनाए इतना सा, और वो क्या हो जाएगा, ईस्ट डालने के बाद इतना फूल के हो जाएगा। तो क्यों हो जाता है, इसमें CO2 गैस भर जाती है, जगह जगह पे स्पेस बन जाते हैं। तो ईस्ट का एग्जांपल है सैक्रोमाइसीस सेरेविसेई, सैक्रोमाइसीस सेरेविसेई। और इसके बाद है हमारा ईस्ट लाइक फंजाई। तो एक ईस्ट लाइक फंजाई है जो अभी आपको बता रही थी मैं, कैंडिडा एल्बिकेंस। तो कैंडिडा एल्बिकेंस भी बिल्कुल कैसी दिखती है, ईस्ट की तरह ही दिखती है, यानी बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करती है और बर्ड्स का फॉर्मेशन करती है, बिल्कुल ईस्ट जैसे दिखती है, इसीलिए इसका नाम भी क्या पड़ गया है, ईस्ट लाइक फंजाई। बिल्कुल ऐसी होती है, ठीक है, मतलब इन्हीं की तरह दिखती है, इसीलिए ईस्ट लाइक फंजाई इसका नाम भी है। कैंडिडा एल्बिकेंस इसका एग्जाम्पल है। देन डाइमॉर्फिक फंजाई, नाम से ही समझ में आ रहा है कि दो नेचर है इनका, डाइमॉर्फिक है, डाई मतलब दो, और क्या है, ये मोल्ड्स की तरह भी रहती हैं, ईस्ट की तरह भी रहती हैं। जब इनको ज़रूरत होती है ये मोल्ड की तरह स्ट्रक्चर बना लेती हैं अपना, और जब इनको ज़रूरत होती है तो ईस्ट की तरह बडिंग करके भी ये रिप्रोड्यूस करती हैं। तो डाइमॉर्फिक यानी दो लाइफ जी रही हैं ये, या तो ज़रूरत पड़ने पर ये कैसी बन जा रही हैं, कैसी बन जा रही हैं, मोल्ड की तरह या तो ईस्ट की तरह। इसका एग्जाम्पल हो जाता है हमारा ब्लास्टोमाइसीज या फिर क्या हो जाता है, हिस्टोप्लाज्मा, ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो ये रहा नॉर्मल क्लासिफिकेशन, ये आपको याद करना है तो आप याद कर सकते हो, अगर नहीं याद हो रहा है तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मेन क्लासिफिकेशन है पैथोजेनिसिटी का वो हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर या पैथोजेनिसिटी। तो पैथोजेनिसिटी के हिसाब से ये 3 ग्रुप में क्लासिफाइड हैं। पैथोजेनिक फंजाई यानी कि आप क्या कर रहे हैं, ये बीमारी कॉज कर रहे हैं। बीमारी किसके लिए कॉज करेंगे, तो या तो इंसानों में करेंगे या तो प्लांट्स की बात करेंगे। तो क्योंकि हम जूलॉजी है तो जूलॉजी की बात करेंगे, यानी एनिमल्स में कौन कौन सी ये डिजीजेस कॉज करती हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसके बेसिस पे ये 3 तरीके की होती हैं। एक होती है सुपरफिशियल, नाम से ही समझ में आ रहा है कि स्किन के ऊपर इन्फेक्शन होगा या किसी भी बॉडी सरफेस के ऊपर इन्फेक्शन होगा। 3 कैटेगरी में क्लासिफाइड है। पहला है
सुपरफिशियल माइकोस, यानी कि सुपरफिशियल सरफेस पे होगा, या तो हेयर पे होगा या इसके अंदर स्कैल्प पे होगा, स्कैल्प मतलब अंदर बालों के, और यहाँ नाखून पे होगा, या फिर क्या होगा स्किन पे होगा, या किसी फुट रीजन पे, यानी बाहर के ही एपिडर्मल सरफेस पे ही कहीं इसका इन्फेक्शन होने वाला है। ये इसी को बोलते हैं सुपरफिशियल माइकोस। इसको एक एक करके एग्जाम्पल के साथ डिटेल में अभी पढ़ेंगे, चिंता मत करिए। देन सबक्यूटेनियस माइकोस, सबक्यूटेनियस है यानी कि क्या है, बीच में कहीं हो रहा है, अभी ये सरफेस से थोड़ी अंदर चली गई, अब वहाँ डिजीज कॉज करेंगी। देन उसके बाद तीसरा आता है सिस्टमैटिक माइकोस। तो सिस्टमैटिक जो होती है ये बिल्कुल अंदर चली जाती है, बॉडी के ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंच जाती हैं और वहाँ डिजीज कॉज करती हैं। ब्रेन इनका मेन टारगेट होता है, तो इन्हीं को बोलते हैं, यानी कि सबसे डेंजरस यही है। वैसे तो डेंजरस ये भी होती हैं, बट सबसे डेंजरस क्योंकि ये ब्रेन को अटैक कर रही है, तो ये होती है सिस्टमैटिक माइकोस। तो एक एक करके हम इसको डील करने वाले हैं। सबसे पहले सुपरफिशियल माइकोस। तो सुपरफिशियल माइकोस में आता है सरफेस पे कॉज होने वाले बैक्टीरिया, यानी कि इन्फेक्शन इनका जो है सुपरफिशियल लेवल पे है, या तो स्किन पे होगा, या तो हेयर पे होगा, या तो स्कैल्प पे होगा, या तो म्यूकोसा पे होगा, मतलब ये जो म्यूकस लेयर है बाहर की उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या होती हैं, सरफेस पे सुपरफिशियली आपको इन्फेक्ट करती हैं या हमें इन्फेक्ट करती हैं। देन डिपेंड करता है कि ये किससे किसको फैल रही हैं। तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को भी फैल सकती हैं, एक एनिमल से दूसरे पर्सन यानी ह्यूमन को फैल सकती है। जब सॉइल से होकर के ये क्या कर सकती है, ह्यूमंस तक पहुंच सकती है। जब ये पर्सन टू पर्सन फैलती हैं, तो अगर आपको याद हो कि ये जो क्या करते थे हम यहाँ स्टार्टिंग में जब प्लांट का क्लासिफिकेशन पढ़ते थे, तो हम पढ़ते थे कि स्पोर यानी कि पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो या तो पर्सन से पर्सन यानी कि आप पर्सन के ऊपर चले जाते हैं। तो जब पर्सन के थ्रू जाते थे तो एंथ्रोफाइली उसको बोलते थे। तो यहाँ पे भी जब पर्सन टू पर्सन फैल रहे हैं तो इसको क्या बोल रहे हैं, एंथ्रोफाइलिक। और जब ये ह्यूमंस के थ्रू यानी कि एनिमल के थ्रू ह्यूमन पे आते हैं तो जूफाइलिक। जैसे कि कोरोना को कहते थे कि किसी बैट से आया है, या कोई कहता था कि अलग अलग स्पीशीज से एनिमल क्या आया है, तो उसको जूलॉजी से रिलेट करते हैं। तो जब ह्यूमंस को किसी भी जूफाइलिक कहते हैं, तो जब भी एनिमल्स से आता है ह्यूमन में ये फंगस तो इसको बोलते हैं जूफाइलिक। देन अगर सॉइल से आता है तो सॉइल को हम जियो बोलते हैं। जियोलॉजी की स्टडी करना मतलब सॉइल की स्टडी करना, यानी कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जियोफाइलिक यानी क्या हो रही है, सॉइल से इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं टू द ह्यूमन बॉडी। इन्फेक्शन कहाँ से आ रहा है हमारा, सॉइल से। कहीं गए और मिट्टी में खेल रहे थे या क्या किया, प्लांट लगाया मिट्टी में और वहाँ के बाद आकर के अच्छे से हैंड वॉश नहीं किया, तो वो क्या होते हैं, हमारे स्किन में अंदर चले जाते हैं और इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो जियोफाइलिक इनको बोलते हैं, ऐसे फंजाई को जो सॉइल से हैं। देन एग्जाम्पल है इसका डर्मेटोफाइटिस, यानी कि सुपरफिशियल माइकोसा का एग्जाम्पल है हमारा डर्मेटोफाइट इन्फेक्शन। डर्मेटोफाइट इन्फेक्शन जो होता है वो स्किन पे होता है। देन आता है हमारा एक और एग्जाम्पल आता है हमारा टीनिया वर्सिकलर। तो टीनिया वर्सिकलर जो है वो क्या होता है, एम फुरफुर से फैलता है। तो पहले हम देख लेते हैं कि क्या होता है। ये ऑर्गेनिज्म का नाम है और ऊपर जो है वो डिजीज का नाम है। ऑर्गेनिज्म जो ये बीमारी कॉज कर रहा है उसको बोलते हैं मलेशिया फुरफुर। ये कैसे कॉज करती है, ये ऐसी कुछ डिजीज होती है, मतलब ऐसा इनका क्या है अपीयरेंस है, ये फंगस है। और ये डिजीज जो कॉज कर रही है वो स्किन के ऊपर, ये देख रहे हैं एक बॉडी है उस पर कैसे जो है आपको अलग अलग कलर में वेरिएशन दिख रहा है, मतलब डिस्कलरेशन दिख रहा है, बॉडी में अलग अलग क्या हो रहा है, पिगमेंटेशन हो जा रहा है। तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया है वर्सिकलर। वैरायटी ऑफ कलर्स बॉडी पे दिखने लगते हैं और पिट्रियासिस वर्सिकलर इसको बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, हाइपर पिगमेंटेशन होता है या हाइपो पिगमेंटेशन होता है। या तो ज़्यादा कलर दिखने लगेगा या तो हाइपर पिगमेंटेशन हो जाएगा, मतलब ज़्यादा कलरेशन दिखने लगेगा, पिगमेंट ज़्यादा हो रहे हैं, डार्क कलर का स्पॉट बन जा रहा है, या पिगमेंट कम हो जा रहा है तो लाइट कलर के स्पॉट्स बन जा रहे हैं, यहाँ पे जैसे दिख रहा है आपको। तो ये लाइट कलर के स्पॉट्स बन जा रहे हैं तो इसको बोलते हैं हाइपो पिगमेंटेशन। यानी कि मेलेनिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलरेशन ऑफ द स्किन। तो मेलेनिन का जब सिक्रीशन ज़्यादा होता है तो उसको बोलते हैं हाइपर पिगमेंटेशन, और जब मेलेनिन का सिक्रीशन कम होता है तो उसे बोलते हैं हाइपो पिगमेंटेशन। और ये करा कौन रहा है, तो एम फुरफुर यानी कि मलेशिया फुरफुर करा रही है। और ये सिम्टम्स है इसके पूरे स्किन में क्या होते हैं, मैक्यूल्स, जो जैसे ये क्या होता है चितकबरा सा स्ट्रक्चर हो जाता है ना, चित्ते पड़ जाते हैं पूरे बॉडी पे। तो इसी फंगस की वजह से ऐसा होता है। और ये इसकी क्या है अपीयरेंस है, इसकी स्पैगेटी, मतलब ऐसे दिखता है ये कुछ, इसका अपीयरेंस ऐसा है इस फंगस का।
दिखने में ये ऐसा होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि अनदर, जो हम स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे कि डर्मेटोफाइट इन्फेक्शन से क्या होता है। तो ये जो बैक्टीरिया है फंजाई है डर्मेटोफाइट, वो क्या कॉज कर रही है, ये बीमारी कॉज कर रही है टीनिया कॉर्पोरिस। टीनिया कॉर्पोरिस जो है वो डिजीज का नाम है, ठीक है। और जो बीमारी है वो किससे हो रही है, वो डर्मेटोफाइटोसिस या डर्मेटोफाइटोसिस नामक एक क्या है, फंजाई के कारण हो रही है, या इसको बॉडी रिंग वॉर्म के नाम से भी जानते हैं। क्या होता है कि गले पे या शोल्डर्स पे क्या होता है, यहाँ पे रिंग लाइक अपीयरेंस हो जाता है, चाहे फुट पे हो जाता है, वो भी इसी से कॉज होता है, इसी बैक्टीरिया के कारण होता है। देन ऑन्कोमाइकोसिस, तो ऑन्कोमाइकोसिस जो है उसमें भी नाखून जो होते हैं उसमें क्या होता है, ब्लैक ब्लैक स्पॉट दिखने लगती हैं, और ये जब बढ़ता जाता है उसका कोई इलाज नहीं कराते हैं आप, तो क्या होता है, ये नाखून अपने बेड से, अपने पोजीशन से निकल के बाहर आ जाता है। तो येलोइश होता है, स्टार्टिंग में क्या होता है, थोड़ा डल कलर का होता है, फिर पेल येलो रंग का होता है, फिर ब्लैक होने लगता है, और बाद में उसके धीरे धीरे करके ये निकल जाता है। तो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, बहुत टाइम लगता है, और ये क्या होता है, नाखून आपकी डिस्ट्रॉय होते जाती है, और ये फंगस क्या होता है, ऑन्कोमाइकोसिस नामक क्या करती है, बीमारी करती है। यही फुट जो होता है इसमें से नेल्स निकल जाती हैं एट लास्ट। तो ये भी क्या होता है, क्योंकि इन्फेक्शन बाहर सरफेस पे होता है, तो ये भी सुपरफिशियल माइकोस का ही एग्जाम्पल है। इसके साथ और एग्जाम्पल अगर आप देना चाहें तो और एग्जाम्पल में आप दे सकते हैं कि एथलीट्स फुट का एग्जाम्पल दे सकते हैं। पैर में क्या होता है कि रिंग वॉर्म जैसे कुछ होते हैं, स्ट्रक्चर डेवलप हो जाते हैं, तो एथलीट फुट्स भी है, वो भी इसी फंगस से होता है, यानी कि डर्मेटोफाइटोसिस का ही एक फंगस है, उसी से ये बीमारी होती है, यानी सुपरफिशियल। देन सेकेंड आता है हमारा सबक्यूटेनियस माइकोसा। तो सबक्यूटेनियस, तो पैर में देख रहे हैं आप कैसा स्ट्रक्चर हो गया है, पूरे पैर में फंगस ग्रो कर जाती है, और इससे भी बहुत भयावह स्थिति हो जाती है। पैर में क्या होता है, ऐसे गांठें बन जाती हैं और पैर पूरा फूल जाता है, स्वेल कर जाता है और गांठें निकलने लगती हैं, बहुत बुरा हाल हो जाता है पर्सन का, ऑपरेशन कराना पड़ जाता है। देन ये जो फंजाई है वो ट्रांसमिट होती है सॉइल से या फिर लीव प्लांट की डेब्रिस से। प्लांट जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं या सॉइल के सरफेस से ऐसी बीमारियां हो सकती हैं फंजाई से। और क्या होता है, इन्फेक्शन इज कॉज बाय द ट्रॉमेटिक इंजरी। हो सकता है कि किसी आपको इंजरी हो गई हो, उसके थ्रू ये अंदर चले जाएं और ये फंगस और वहाँ पे ऐसा कुछ सिचुएशन बना दें। और ये जो केस होता है वो बहुत ही हैजार्डियस यानी कि इंजीरियस हो जाता है पर्सन के लिए, और बहुत ही क्योर के लिए, मतलब अगर स्टार्टिंग में पकड़ा गया तब तो इसका क्योर है, बट एक बार हो गया ये बीमारी फिर इसका इलाज नहीं है, फिर ऑपरेशन ही कराना पड़ता है पर्सन को। बहुत ही डेंजरस है, यानी लाइफ थ्रेटनिंग भी, मतलब लाइफ थ्रेटनिंग नहीं बट पर्सन को अपना पैर गंवाना या हाथ गंवाना पड़ सकता है। देन ये दिया है कि इसका एग्जाम्पल है, ये जो बीमारी है उसको बोलते हैं मधुरा फुट। मधुरा फुट जो है वो कॉज होती है बाय द फंजाई नेम्ड एज यूमाइसीटोमा। यूमाइसीटोमा द्वारा कि ये जो इन्फेक्शन है कॉज होता है, इसको मधुरा फुट नाम से भी, मधुरा फुट नाम की बीमारी है। ये होती है सबक्यूटेनियस माइकोसा में, यानी कि अभी स्किन से थोड़ा अंदर पहुंच जाते हैं और ऊपर टिश्यू लेवल पे ये डिस्ट्रॉय करते हैं, टिश्यू या फिर मसल लेवल पे ये क्या करते हैं, इन्फेक्शन कॉज करते हैं। देन हम पढ़ेंगे तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक यानी कि सबक्यूटेनियस हो गया, अब हम पढ़ेंगे सिस्टमैटिक। तो ये लास्ट वाला है सिस्टमैटिक, तो थर्ड टाइप है ये सब सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक माइकोस में क्या होता है कि अंदर इंटरनल ऑर्गन में डैमेज हो जाता है, यानी ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक बीमारी जा सकती है, और अंदर टिश्यू ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन यानी कि हार्ट, उस पर अटैक हो सकता है, और कोई भी इंटरनल ऑर्गन है ब्रेन, उस पर अटैक हो सकता है, और उसमें क्या हो सकती है, फंगल इन्फेक्शन फैल सकता है। देन इसके एग्जाम्पल है हमारे क्रिप्टोकोकस। क्रिप्टोकोकस एक फंजाई है जो क्या करती है, क्रिप्टोकोकस मेनिंजाइटिस कॉज करती है। क्रिप्टोकोकस मेनिंजाइटिस में क्या होता है, स्टार्टिंग में लंग में फंगस जो है मुंह के थ्रू अंदर चला जाता है। ये जो सारी जो है सिस्टमैटिक म्यूकोसा, ये किससे फैल रहा है, ये मुंह के थ्रू या नोज के थ्रू अंदर चले जाते हैं। और कहाँ मुंह के थ्रू और नोज के थ्रू जाते हैं, पहले लंग्स को इन्फेक्ट करते हैं। लंग्स को इन्फेक्ट करने के बाद क्या होता है, ये ब्रेन तक पहुंच जाते हैं। तो स्टार्टिंग में पर्सन को बहुत कफ और खांसी होती है, और क्या होता है, एलर्जी जैसा रिस्पॉन्स देता है बॉडी, मतलब लगता है कि एलर्जी हुई है किसी चीज़ से। बाद में पता चलता है कि फंगस है, और अंदर मल्टी ऑर्गन फेल्योर हो जाता है, मतलब कई ऑर्गन्स एक साथ खराब हो जाते हैं, और लास्ट में ये बीमारी ब्रेन तक चली जाती है। इसीलिए इसका नाम है मेनिंजाइटिस, यानी क्रिप्टोकोकस नामक बैक्टीरिया से क्रिप्टोकोकस मेनिंजाइटिस नामक बीमारी होती है।
ब्रेन में क्या होता है, स्वेलन हो जाता है, ब्रेन स्वेल हो जाता है, बहुत पेन होता है, हेडेक रहता है और फिर एट लास्ट पर्सन की डेथ भी हो सकती है। तो इसीलिए मैं बोल रही थी, क्योंकि ये ब्रेन तक पहुंच जा रहा है, इसीलिए ये जो है सिस्टमैटिक सबसे डेंजरस है। देन सेकेंड आता है हमारा हिस्टोप्लाज्मा। तो हिस्टोप्लाज्मा जो है वो हिस्टोप्लाज्मोसिस मेनिंजाइटिस कॉज करता है। इसमें ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक ये बीमारी पहुंच जाती है और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर जो मसल्स हैं वो स्वेल कर जाते हैं, उसमें स्वेलन आ जाती है, टिश्यू का साइज बढ़ता ही जाता है, ब्रेन का साइज बढ़ने लगता है और पीछे जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है यानी कि वर्टिब्री है उसका साइज भी मस्कुलर बढ़ता जाता है, साइज उसका बढ़ जाता है और साइज के बढ़ने की वजह से बहुत ज़्यादा पेन होता है पर्सन को और होश में नहीं रहता है वो पर्सन। दौरे आते हैं उनको, सिजर्स झटके लगते हैं और इसमें भी पर्सन की डेथ होने की पूरे चांसेस है, क्योंकि बीमारी ब्रेन तक पहुंच गई है, इसीलिए इसके नाम में भी मेनिंजाइटिस आता है। देन हम लास्ट, ये बैट या बर्ड्स के ड्रॉपलिंग से फैलता है और इसमें भी मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर के चांसेस होते हैं, यानी कि इसको कहते हैं सॉइल से फैल रही है, बट सॉइल में ये जो बीट कर देते हैं, जैसे बर्ड्स और बैट्स जो हैं वो बीट कर देते हैं। बर्ड्स और बैट्स अलग अलग लिखा है क्योंकि बैट मैमल है और बर्ड्स हमारी एव्स के अंदर आती हैं। तो ये जब ड्रॉपलिंग्स अपने गिराते हैं यानी कि पॉटी करते हैं तो उसके थ्रू ये इन्फेक्शन, उसमें ये फंगस ग्रो करती है और उस पॉटी के कांटेक्ट में कोई ह्यूमन आता है तो किसी भी थ्रू वो उस कांटेक्ट में आ सकता है और वो अंदर चली जाती हैं सांस के थ्रू या फिर क्या होता है कि मुंह के थ्रू, किसी भी फंक्शन से वो किसी भी मेथड के द्वारा अगर अंदर चली जाती हैं तो इस तरीके से मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर या ब्रेन डेड या फिर ब्रेन से रिलेटेड बीमारी हो जाती है पर्सन को और धीरे धीरे उनके ऑर्गन्स काम करने बंद हो जाते हैं और इसका भी अभी तक कोई इलाज नहीं ढूंढा गया है, तो पर्सन की डेथ हो जाती है। देन द लास्ट एग्जांपल इज द ब्लास्टोमाइकोसिस। ब्लास्टोमाइकोसिस जो होता है उसमें ब्लास्टोमाइकोसिस इन्फेक्शन होता है और लीव्स और वुड्स के द्वारा ये होता है। लीव्स कोई भी पत्तियां है या कोई भी पेड़ है तो पेड़ के थ्रू ये इंसान में आते हैं और इसमें भी क्या होता है, फंगल इन्फेक्शन इंटरनल ऑर्गन को डैमेज करता है और पर्सन की एट लास्ट डेथ हो जाती है। यानी कि ये सबसे डैमेजिंग है, इसके अभी दवाई नहीं खोजी गई है, इसका प्रिवेंशन है लेकिन क्योर नहीं है, तो इसीलिए आपको सतर्क रहना है इन बीमारियों से। वो आता है ना, सावधान रहें सतर्क रहें, गतो वो नोट करता है ना कि गलती भी हमारी है, अच्छा गलती भी हमारी है, हमें ही सतर्क रहना है। तो जी हाँ, आप ही को सतर्क रहना है, नहीं तो क्या होगा, ऐसे फंगस से आपका कांटेक्ट हो सकता है या किसी भी ह्यूमन का कांटेक्ट हो सकता है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, अपने आप को प्रिवेंट करके इन बीमारियों से रखना चाहिए। देन हम लास्ट पढ़ेंगे, अभी तो सारी पैथोजेनिक फंगस के बारे में जान लिया कि बहुत ही डेंजरस हैं। अब कुछ अच्छी फंगस के बारे में भी जान लेते हैं जो हमारे लिए अच्छी हैं, बेनिफिशियल। तो ये तो कुछ 200 स्पीशीज़ की बात हो गई या 100 स्पीशीज़ की बात हो गई जो हमारे लिए क्या थी, डेंजरस थी या हजार्डियस थी या इन्फेक्शन कॉज कर रही थी, डेथ कॉज कर रही थी, पैथोजेनिक थी। बट ज़्यादातर जो फंगस होती हैं वो अच्छी होती हैं, गुड फंगस होती हैं, हमारे लिए हेल्पफुल होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी सैक्रोमाइसीस सर्वेशियाई से। तो वो क्या होती हैं, हमारे फूड को बनाने की, इडली डोसा बनाने के काम आती हैं, बेवरेजेस बनाने के काम आती हैं, ब्रेड हो या अल्कोहल, और क्या करती हैं, फूड सोर्स की तरह भी इनको खाया जा सकता है। जैसे कुछ मशरूम्स होते हैं जो बहुत हाईली न्यूट्रिशियस होते हैं और बहुत ही महंगे भी बिकते हैं। तो एक मशरूम है, हाल ही में उसको जीआई टैग दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, उसका नाम मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन सी मशरूम है जिसको जीआई टैग दिया गया है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यानी कि न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा उसमें मिलता है और वो स्पेसिफिक एरिया में यानी कि कश्मीर में ही उगाई जाती है। तो ये क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स भी होते हैं, तो न्यूट्रिशियस होते हैं यानी फूड वैल्यू होती है, यानी कि फूड की तरह सब्जियों में भी खाते हैं, और डिकम्पोजर्स होते हैं यानी कि नेचर को क्लीन रखने का भी काम करते हैं। तो ये क्या है, डिकम्पोजर की तरह काम करते हैं, यानी डिग्रेड कर देते हैं वेस्ट मटेरियल को। कोई भी चीज़ है वो मर रहा है, कोई ऑर्गेनिज्म, तो उसको डीके करके सॉइल में मिला देंगे और वो इन्वायरमेंट को क्लीन कर देंगे। या फिर कोई लीव्स है जो सड़ रही है या कोई भी प्लांट का डिब्री है उसको सड़ रही है, तो उसको और डाइजेस्ट करके मिट्टी में क्या करते हैं, घोलते हैं और उससे अपना न्यूट्रिशन भी ले लेते हैं। तो डिकम्पोजर्स का काम करते हैं। देन ये जो होती है एंटीबायोटिक बनाने के काम आती हैं। जैसे कि हमने अभी कहानी सुनी थी छोटी सी पेनिसिलियम की, तो पेनिसिलियम जो होता है ये एक मोल्ड है जो कि क्या करता है, पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक बनाने का काम करता है, जो कि क्या करती हैं, हमें बैक्टीरिया से इन्फेक्शन से बचाती हैं और बीमारी कॉज होने से हमें बचा लेती हैं। और फर्मेंटेशन के काम आती हैं। फर्मेंटेशन, हम किसी भी फूड में फर्मेंटेशन करके उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा
ये जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है और आपका ये जो चैप्टर था पूरा इन्फेक्शियस डिजीजेस का वो भी ख़त्म होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।